गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 8 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यह इसका पहला भाग है और इस भाग में हम एक बहुत बड़ा राज्य, एक राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, साम्राज्य का प्रशासन, प्रांतीय शासन, राजधानी में सम्राट, पाटलिपुत्र के बारे में इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं रोशन के रुपए। यह अपने टेक्स्ट बुक्स में शुरू में ही दिया गया है, अध्याय की शुरुआत में। तो जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले थे। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा और उस पैसों से उसको एक नया सीडी खरीदी करने का मन होता था, लेकिन साथ में वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि उसके पास जो नोट है उसमें दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे, जिसमें हम इस चित्र में देख सकते हैं। जब उन्होंने इस प्रकार के नोट देखे तो उन्होंने सोचा कि आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं और यह शेर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जिज्ञासा उसके मन में निर्माण हो गई थी और इसी के बारे में ये जो अपने नोटों पर 3 शेर दिख रहे हैं, वास्तव में यहाँ 4 शेर होते हैं। जो पीछे की ओर भी एक शेर होता है, 1 2 3, और इसके पीछे भी एक शेर होता है जो अपने को यहाँ नजर नहीं आता है। उसके बारे में उसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम यहाँ कुछ मौर्य साम्राज्य का वंश है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि जैसे कि जो हम अध्याय का नाम है सम्राट अशोक, एक अनोखा सम्राट ऐसा नाम है। तो उनके वंश के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ देखते हैं कि यहाँ अशोक का नाम आता है। इसके पहले उनके पिता बिंदुसार और उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य के ये पोते हैं। उसके बाद भी कुछ शासक होकर गए हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन इतिहास में जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, और वो है अशोका द ग्रेट। इनका जो कार्यकाल है ये है ईस्वीसन पूर्व 273 से लेकर ईस्वीसन पूर्व 232 तक है, और इन्हीं के बारे में हमको आज पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक, इनके वंश के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ। तो जिसको हम चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका कहते हैं, तो अशोका के पिता है बिंदुसार और उनकी माता है शेनक, और अशोका के दादा है चंद्रगुप्त मौर्य और माता है दुर्धरा एंड हेलेना। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को 2 पत्नियां थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो माता पिता हैं क्षेमाधर्मा और मूरा, माता मूरा और क्षेमाधर्मा पिता। तो ये हो गया अशोक के परिवार या वंश की जानकारी। और उनके चंद्रगुप्त मौर्य के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो है अशोका, सुशीम, वित्त अशोका और भी अन्य 5 ग्रैंडसन थे। हम साम्राज्य किसे कहेंगे, राज्य और साम्राज्य में क्या फर्क होता है, ये हम देखने वाले हैं। कि राज्य छोटा भी हो सकता है, लेकिन जब बहुत विशाल होता है, विस्तृत हो जाता है, तो उसको हम साम्राज्य कहते हैं। सम्राट अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी, और उनको यह साम्राज्य स्थापन करने में चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जाने जाने लगे एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी।
और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र किताब लिखी गई है जो चाणक्य द्वारा लिखी गई है, क्योंकि इतिहास में हमको पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र नामक किताब किसने लिखी, वो चाणक्य ने लिखी है। और इस किताब में हमको राजनीति संबंधी चाणक्य के विचार पढ़ने को मिलते हैं। साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर होते थे, लेकिन प्रमुख उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का एक मार्ग होता था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत आने जाने वाले रास्ते में पड़ता था। और नगरों में लोग रहने वाले जो थे वो व्यापारी थे, सरकारी अधिकारी थे और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। और मध्य भारत में लोग फल फूल को संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे, जो जंगलों में रहते थे। लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो ये हो गए साम्राज्य के जो लोग थे, साम्राज्य में रहने वाले लोगों का यह छोटा सा परिचय। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, ये बात तय है, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की भी जरूरत होती है, और इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की भी जरूरत होती है। और इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करना पड़ता था, और ये कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों को भी नियुक्त करना पड़ता था। एक शब्द दिया गया है वंश। वंश हम किसे कहते हैं कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, जो वंश परंपरागत होते हैं, तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ देखे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और उसके बाद उसका बेटा अशोक। इस प्रकार का जो चलता है तो उसको बोलते हैं वंश। और इसमें मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, जैसे कि चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और उसका बिंदुसार का बेटा पुत्र अशोक। तो इस प्रकार से जो परंपरागत तरीके से राजगद्दी पर बैठते हैं तो उसको हम बोलते हैं वंश परंपरागत व्यवस्था। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? जब सम्राट अशोक यहाँ राज्य कर रहे थे तो उनका नियंत्रण था, तो उनका प्रशासन किस प्रकार से चलता था? तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। और इसके जो इलाकों में जो गांव आते थे या शहर आते थे, उसके यहाँ के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। इसके पहले हमने देखे थे कि जब साम्राज्य बड़ा होता है तो साम्राज्य चलाने के लिए संसाधन की जरूरत होती है, और संसाधन कर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है, और ये इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती थी। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उनको अधिकारी सजा भी देते थे। संदेश वाहक जो होते थे, जिसको मैसेंजर कहते हैं, वो जगह जगह से एक दूसरी जगह घूमते रहते थे, और वे राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर भी रखते थे। इन सब के ऊपर जो होते थे वो थे सम्राट, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखते थे। तो इस प्रकार से वह साम्राज्य का प्रशासन करते थे। साम्राज्य का प्रशासन हम देख रहे हैं कि यह प्रांतीय शासन किस प्रकार से होता था। जब यह बहुत बड़ा साम्राज्य होता था तो इसको विभाजित किया जाता था, जिसको प्रांत कहा जाता है, और इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन भी किया जाता था। कभी कभी पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वही का राज्यपाल भी बनाकर भेज दिया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच कुछ विस्तृत क्षेत्र होते थे, और इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते। उसके कारण ये है कि यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन या जो भी यातायात होती थी या जो भी लोग जाते थे, उनसे उनको संसाधन या कर के रूप में कुछ साधन इकट्ठा होते थे। उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे वह इकट्ठा कर लेते थे। अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखी गई किताब है, इसके अनुसार उत्तर पश्चिम जो इलाका था वह कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, और यही चीजें उनको प्राप्त होती थी कर के रूप में। संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जंगलों में रहने वाले लोग मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीजें लाकर देते थे, और इसी प्रकार से लोगों से कर इकट्ठा किया जाता था। तो ये हो गया साम्राज्य का प्रशासन जो सम्राट अशोक के काल में था।
चित्र में हम देख रहे हैं कि नजराना किसे कहते हैं कि जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। कर नियमित रूप से किया जाता था, लेकिन नजराना अनियमित रूप से होता था, जो लोगों से इकट्ठा किया जाता था। और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में स्वेच्छा से देने वाले लोगों से लिया जाता था। चित्र में हम देख रहे हैं चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को उसका साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नक्शे में हम देख रहे हैं कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, क्योंकि शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए शिलालेखों का इस्तेमाल सम्राट अशोक द्वारा की गई है। और इस प्रकार के शिलालेख भारत के बहुत सारे जगहों पर प्राप्त हुए थे। ये लाल बिंदु से दिखाए गए हैं। इन सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। और उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। यहाँ आप बता सकते हैं भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, ये भी आप बता सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि लम्मक है, कंधार है, जैसे जगह है, ये भारत के बाहर अपने को नजर आते हैं। राजधानी में सम्राट, तो मेगास्थनीज नामक एक प्रतिनिधि है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। और इन्होंने इसका विवरण इंडिका नामक ग्रंथ में दिया है। वो कहते हैं कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। दूसरी बात है, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। उन्होंने चौथी बात बताई है कि राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं और वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे, और इसीलिए हमेशा उनके इर्द गिर्द हथियारबंद महिला अंगरक्षक होते हैं। और उनको खाना भी जब खिलाते थे तो खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे और उसके बाद ही वह सम्राट को देते थे। और छठी बात यह है कि वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। इस प्रकार से राजधानी में सम्राट की व्यवस्था होती थी। जो आज के ज़माने में जिस प्रकार से हम बड़े बड़े मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, देश के शासक होते हैं, उनको जो सुरक्षा मिलती है, इसी प्रकार की सुरक्षा उस जमाने में तत्कालीन परिस्थिति में सम्राट को भी दी जाती थी। मेगास्थनीज से ये भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त के दरबार में जो पश्चिम से आए हुए यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का जो प्रतिनिधि था, ये उनको बताते हैं कि पाटलिपुत्र के बारे में लिखते हैं वो कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है और यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। और यह लकड़ियों से बना हुआ पूरा घिरा हुआ है। 2 और 3 मंजिली वाले घर यहाँ पाए जाते हैं। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं ये। और राजा का जो महल है वो भी काष्ठ से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। यह मेगास्थनीज ने अपने इंडिका नामक ग्रंथ में पाटलिपुत्र के बारे में विवरण दिया है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने राजधानी में सम्राट पाटलिपुत्र के बारे में, सम्राट के बारे में, और साथ साथ में चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य स्थापन करने में जिन्होंने सहायता की, वह आर्य चाणक्य, इनके बारे में हमने कुछ मुद्दों पर सारांश में बात की है। इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।